perspective of economic growth and its relevance। तो क्या है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। जो साइमन कुजेंट थे, एक नोबेल पुरस्कार विजेता, ये सबसे पहले प्रथम अन्वेषक माने जाते हैं मॉडर्न ग्रोथ थ्योरी को अध्ययन करने वाले। इन्होंने क्या दिखाया कि जो प्रोडक्टिविटी राइज और जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन से ग्रोथ आती है। तो जो थ्योरी है हम यही पढ़ रहे हैं कि जो इतिहास है, अलग अलग दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं हमें इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को लेकर। तो सबसे पहले जो अन्वेषक माने जाते हैं इस चीज को मॉडर्न ग्रोथ के बारे में बताने वाले, वे थे कुजेंट। उन्होंने कुजेंट करो दिया जो इनइक्वलिटी राइज इन अर्ली ग्रोथ। मतलब क्या होता है, जब ग्रोथ की जाती है तो शुरुआती स्तर पर हमें इनइक्वलिटी असमानताएं देखने को मिलती है। फॉल इन लेटर स्टेज, और बाद के स्टेज में क्या होता है, धीरे धीरे जब ग्रोथ होती जाती है तो इनइक्वलिटी भी कम होती चली जाती है। उसका जो वर्क था ये सीधे तौर पर किससे जुड़ा हुआ है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव विद मॉडर्न पॉलिसी रिलीवेंस के साथ इसका डायरेक्ट लिंक मिलता है। तो जो ग्रोथ है ना, वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ऐसे नहीं होती कि ग्रोथ आज चाहिए तो कल हो गई, ऐसा नहीं होता। तो क्या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर। तो सबसे पहला एनिसेंट एंड मिडिवल टाइम, मतलब क्या है, जो प्राचीन, सबसे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, सबसे पहले प्राचीन के दृष्टिकोण से देखते हैं और मध्य के दृष्टिकोण में टाइम से देखते हैं। जो इकोनॉमिक ग्रोथ था वो क्या है, लार्जली डिपेंडेड, किसके ऊपर डिपेंड करती थी इस टाइम पे, जियोग्राफी के ऊपर। मोस्टली तो आज भी जियोग्राफी के ऊपर करती है, क्लाइमेट, ये सब चीजें आज भी मेन रखते हैं। लेकिन आज के टाइम पे जो ग्रोथ के और अन्य फैक्टर आ चुके हैं, पुराने समय पे यही जो थी मोस्टली डिपेंड रखते थे ग्रोथ को लेकर। तो जैसे कि जेरेड डायमंड ने कहा था, गेन्स, ये की थी गेन्स, जेम्स एंड स्टील, एक ये इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने आर्ग्यू किया था कि जो जैसे कि यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया का जो भाग था उनको एडवांटेज मिली। क्यों एडवांटेज मिली, क्योंकि उनकी जियोग्राफी के कारण, ईस्ट वेस्ट एक्सिस के कारण थी ना, तो रशिया था। अंटिल जबकि जो 10th सेंचुरी में जैसे कि चाइना और इंडिया भी जो आगे निकलने लगे थे यूरोप से पर कैपिटा इनकम में। तो यूरोप इससे क्या हुआ, पीछे रह गया था फ्यूडलिज्म, मतलब किसके कारण, जो जमींदारी व्यवस्था थी ना उसके कारण ये पीछे रह गया था वहां पर। तो देख सकते हैं राइज ऑफ वेस्टर्न यूरोप। तो वेस्टर्न यूरोप का कैसे उदय हुआ था, 11th और 19th सेंचुरी हम कह सकते हैं। इस टाइम पे जो वेस्टर्न यूरोप का राइज देखने को मिलता है। वेस्ट 11th सेंचुरी में से यूरोप ने जो प्रोग्रेस थी यूरोप की, थ्रू द नेविगेशन, सी बिल्डिंग और प्रिंटिंग, बैंकिंग एंड द मिलिट्री इन्वेशन। मतलब क्या था कि जो यूरोप ने प्रोग्रेस करनी स्टार्ट कर दी थी, उन्होंने नई नई इन्वेशन, सी बिल्डिंग, प्रिंटिंग, बैंकिंग, ये सब चीज़ों में इन्वेशन करना शुरू किया। कैपिटलिस्ट इंस्टीट्यूशन ग्रेजुअली डेवलप, और जो कैपिटलिस्ट जो संस्थाएं थी वो भी धीरे धीरे विकसित होनी स्टार्ट हुई। लीडरशिप शिफ्टेड फ्रॉम इटली, नीदरलैंड, यूके, यूएसए। मतलब देख सकते हैं ये इटली से किसकी तरफ गया, इटली से नीदरलैंड, फिर नीदरलैंड से यूके और यूके से यूएसए। मतलब किस तरीके से ग्रोथ को शिफ्ट देखने को हमें मिल रही है, किस तरीके से यूएसए लाइफ टाइम लाइट हाईलाइट में आ गया था। ये दृश्य ये दिखाता है जो इनोवेशन, इंस्टीट्यूशन एंड ओपनेंस टू ट्रेड। ये जो वहाँ पर क्या हो रहा था, वेस्टर्न में इनोवेशन हो रहा था, नए नए इंस्टीट्यूशन बन रहे थे, और जो नए वो ट्रेड के लिए ओपन हो चुका था, जिन्होंने ग्रोथ को ड्राइव किया। मॉडर्न इकोनॉमिक्स रिलीवेंस, मतलब मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या देखने को मिलता है, 19th और 20th सेंचुरी में क्या हो रहा था देख सकते हैं। तो यहाँ पर कैसा दृष्टिकोण देखने को मिलता है, विद द
इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, मतलब औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी और सस्टेन्ड ग्रोथ शुरू हो गया था। एक आगे तक जो ग्रोथ रहेगी वो शुरू हो गया था। इसका फीचर्स क्या थे, इसके अंदर इंक्लूड थे ब्रेक डाउन ऑफ फ्यूडल, मतलब क्या था कि जो जमींदार व्यवस्था थी ना उसका उसको खत्म कर देना स्टार्ट हो गया था। चर्च अथॉरिटी, राइज ऑफ नेशन स्टेट, और नेशन स्टेट का उदय होने लगा। साइंटिफिक थॉट और कैपिटलिज्म का उदय हुआ। कैपिटलिज्म ने क्या किया, इमर्ज इंक्राउज बढ़ा दिया कैपिटल एकुमुलेशन को बढ़ा दिया। और जो एंटरप्रेन्योरशिप और टेक्नोलॉजी है और धीरे धीरे इन्होंने गरीबी और एक्सप्लोटेशन भी शुरू हुआ। मतलब क्या था कि जो ना मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ में ग्रोथ देखने को मिली, साथ में वहाँ पर पॉवर्टी और जो एक्सप्लोटेशन है वो भी बढ़ गया था। नॉन वेस्टर्न मॉडल क्या है, कैसे देख सकते हैं, इसमें क्या हुआ, इसमें जापान, कोरिया, ताइवान शामिल है। इसमें स्टेट की गाइडेंस प्लस एजुकेशन प्लस एक्सपोर्ट चीज़ें इसमें इंक्लूड थी। सोवियत यूनियन का क्या मॉडल था ग्रोथ के लिए, इसमें सेंट्रल प्लानिंग की जाती थी, इसमें हैवी इंडस्ट्री के ऊपर फोकस किया जाता था, साथ में स्ट्रॉन्ग शॉर्ट टर्म ग्रोथ और लेटर स्टैग्नेशन जैसी समस्या भी देखने को मिली। चाइना में देख सकते हैं मार्केट सोशलिज्म, रिफॉर्म, फास्टेस्ट ग्रोथ, जो रिसर्च डिकेट में भी हमें देखने को मिलता है। तो ग्लोबल ग्रोथ ट्रेंड कैसे चलती है, लास्ट 150 ईयर्स में जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना उन्होंने 1.5 से 2.5 एनुअली ग्रोथ की है सस्टेन से। और जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना जो ग्रोथ कर रही हैं उन्होंने भी रैपिड ग्रोथ दिखाई है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, बट अनइवन, मतलब लेकिन एक समान नहीं है। यहाँ पर कभी ग्रोथ ज़्यादा हो गई, कभी ग्रोथ कम हो गई। ईस्ट एशिया में रिमार्केबल बूम देखने को मिला। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में लिटरली लैग्ड, मतलब ये क्या थे, अफ्रीका जो लैटिन अमेरिका थे वो मतलब वो इनकी अपेक्षा के पीछे रह गई। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव का क्या रिलीवेंस है, तो देख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ कन्वर्जेंस, मतलब क्या है, पिछले 200 सालों में जो गैप था ना रिच और पुअर के बीच में वो और भी गहरा होता चला गया। हाल के में देख सकते हैं चाइना और इंडिया ने रैपिड ग्रोथ किया है, जो दिखाता है कि ये कन्वर्जेंस की तरफ, कि एक दूसरे की तरफ झुकाव होना, डाइवर्जेंस मतलब फैला होना। तो मतलब ये रैपिड ग्रोथ दोनों ने दिखाई है। तो लेसन फ्रॉम सक्सेसफुल टू मॉडल, मतलब यही है कि अगर हम दे सकते हैं कि जो सक्सेस मॉडल हुए हैं ग्रोथ के लिए उनसे हमें सबक मिलता है कि किस प्रकार से ग्रोथ करनी चाहिए। जो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन, इनोवेशन है, और ये सभी क्या करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी को बनाने में मदद करते हैं। ईस्ट एशियन एक्सपीरियंस प्रूव करता है रोल ऑफ दोनों रोल को, स्टेट और मार्केट दोनों रोल को बताता है। पॉलिसी गाइडेंस, मतलब पॉलिसी बनाने में भी कोई भी यूनिवर्सल मॉडल नहीं है जो फिट करता सही कंट्री के ऊपर, मतलब ऐसा कोई मॉडल फिट नहीं बैठता कि जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के तौर पर ऐसा कोई भी मॉडल नहीं है जो आज के टाइम पे भी हम ग्रोथ के लिए सही मान सके। तो पॉलिसी मस्ट बी फ्लेक्सिबल, पॉलिसी हमारी जरूर फ्लेक्सिबल होनी चाहिए जो नेशन अडेप्ट कर सके। अंडरस्टैंडिंग ट्रेड ऑफ, मतलब क्या होना चाहिए कि ग्रोथ ब्रिंग इनक्वलिटी, ग्रोथ शुरू में क्या लाती है, इनक्वलिटी लाती है। इन्वायरमेंट के ऊपर प्रेशर होता है, और जो अर्बन शहर है वहाँ पर भी गरीबी का स्तर बढ़ने लगता है क्योंकि लोग वहाँ पर जाने लगते हैं। तो स्ट्रीट टीच सिखाती है हमें कि जो इक्वलिटी और सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ग्रोथ को लाने के लिए। तो क्या रोल है इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का, तो पिछले जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और मॉडर्न जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई है उस ने जो क्रांति उसने दिखाया है कि इनोवेशन है ना बहुत ही इकोनॉमी को ग्रोथ करने में, ट्रांसफॉर्म लाने में बहुत ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार से जो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, किसके अंदर होना चाहिए, रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर रिसर्च होना चाहिए, और रैपिड टेक्नोलॉजी अडोप्ट करनी चाहिए क्रुशियल बॉडी से। तो क्या रिलेवेंस है इसमें, बेसिक मॉडर्न पॉलिसी, नो वन साइज फिट ऑल मॉडल, क्वालिटी ऑफ लाइफ, टीचेस अस अबाउट पास्ट मिस्टेक, ग्लोबलाइजेशन डिबेट, ये सभी जो चीज़ें हैं ये रिलेवेंस हैं जो हमें पास्ट के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के तौर पर हमें जो हमें मिली हैं, कि हमें ये सब चीज़ें इससे सीखने को मिलती हैं, यही इसका रिलेवेंस महत्व है। तो बहुत से फेमस इकोनॉमिस्ट हुए हैं
जिन्होंने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बारे में बताया है। क्लासिकल इकोनॉमिक्स जैसे कि 18th सेंचुरी में हुए, ये इनके जो थिंकर थे कौन थे? एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, थॉमस मेल्थोर। इनका जो मेन आइडिया था ना, वो ग्रोथ डिपेंड ऑन कैपिटल एकुमुलेशन, मतलब इन्होंने कहा था कि जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती है कैपिटल एकुमुलेशन के ऊपर। इन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर मतलब स्पेशलाइजेशन की बात भी रखी। तो लिमिटेशन क्या थी? जैसे मेल्थोस जैसे इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने पॉपुलेशन ट्रैप के बारे में बताया कि अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो पॉवर्टी भी ज़्यादा हो जाती है। तो रिकार्डो ने कहा था जिसे डिमेंसिंग रिटर्न एंड इनक्वलिटी का कंसेप्ट दिया। तो नोट ये है कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो स्लाइटली पेसिमिस्टिक थे, वे ज़्यादा रूढ़िवादी थे अबाउट लॉन्ग टर्म, मतलब ज़्यादा टिके हुए थे लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तरफ, वे ज़्यादा झुके हुए थे। तो मैक्सियम इकोनॉमिक्स क्या थी? कार्ल मार्क्स थे इनके थिंकर। इन्होंने कहा था ग्रोथ जो है, जो कैपिटलिज्म के अंतर्गत की जा रही है, वो एक लेबर को एक्सप्लोटेशन करने का तरीका है। इन्होंने प्रॉफिट जो सरप्लस वैल्यू है उसको री इन्वेस्टमेंट करना और एक क्लास कन्फ्लिक्ट को पैदा करना ही मानते ही थे। तो इनका जो रिलीवेंस था वो इनका था कि ग्रोथ इज नॉट ओनली इकोनॉमिक्स। ये कहते थे ग्रोथ सिर्फ इकोनॉमिक्स के लिए नहीं बट आल्सो सोशल और पॉलिटिकल कॉस्ट के लिए भी है। तो इन्होंने एक इनक्वलिटी और एलिनेशन अलगाव की भावना जैसे कंसेप्ट के बारे में बताया। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो थे थिंकर थे अल्फ्रेड मार्शल और रैपर्ड स्लो। इनका जो मेन आइडिया था वो था कि ग्रोथ है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। सेलो स्वेन मॉडल जो था आउटपुट कैपिटल लेबर प्लस टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट देता है। लॉन्ग रन में जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती थी मेनली टेक्नोलॉजी के ऊपर, जिसमें एक्सोजीनियस फैक्टर को कंसिडर किया गया था। इसकी लिमिटेशन ये थी कि डज नॉट एक्सप्लेन वेयर टेक्नोलॉजी कम्स फ्रॉम, मतलब इसमें बात ये थी कि टेक्नोलॉजी से जो कम नहीं आ रही थी। विलियम्स कहते हैं इसने प्रेडिक्ट किया कन्वर्जेशन, मतलब पुअर जो कैप्चरिंग करती हैं विद रिच के साथ, बट इन रियलिटी में जो कन्वर्जेशन है वो ऑलवेज हैपन नहीं होता। तो केन्ज और हार्ड डोमर मॉडल इसकी थिंक करते हुए थे। केन्ज और हार्ड डोमर जो मेन आइडिया था वो था गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो ज़रूरी होता है डिमांड को मैनेज करने के लिए। हार्ड डोमर का जो फॉर्मूला था वो था ग्रोथ रेट इज इक्वल टू सेविंग रेट बाय में कैपिटल माइनस में आउटपुट रेशो। तो इसका रिलेवेंस क्या था कि जो इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाई करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल डेवलपिंग में 1950 से 60 के दशक में, तो ये सभी इसका लेंस देखने को मिलता है। तो स्ट्रक्चरल चेंज क्या देखने को मिलती है? इसके थिंकर थे डब्ल्यू डब्ल्यू रुस्ट्रो और आर्थर लुइस। इसकी जो मेन आइडिया थी, रुस्ट्रो ने डेवलपमेंट के 5 स्टेज बताए, ट्रेडिशनल, प्रीकंडीशन, टेक ऑफ, मेच्योरिटी, हाई मास कम्युनिकेशन, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में भी समझेंगे। तो लिविस ने लेबर शिफ्ट के बारे में बताया जो लो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर टू हाई प्रोडक्टिविटी इंडस्ट्री की तरफ जाता है। तो लिमिटेशन क्या है कि जो सभी कंट्रीज हैं वो फॉलो नहीं करती सेम लीनियर पाथ को, ऐसे जरूरी नहीं कि एक के पाथ को फॉलो करेगी। तो डिपेंडेंसी वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी 1960 से 70 की डिकेड में आई। इसके जो थिंक करते हुए थे राउल प्रिफिच एंड एंड्रे गुंडर फ्रैंक और इम्यूनियल वेल्थ सिस्टम। मतलब देखो इन्होंने जैसे कि जो राउल प्रिफिच थे ना, उन्होंने बताया था कि जो कैपिटल है डेवलप्ड कंट्रीज हैं और जो डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री तो क्या करेगी? मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें बनाएगी, और जबकि डेवलपिंग कंट्री है वो अपने रॉ मटेरियल को बेचेगी। तो एक टाइम पर मुनाफा कौन ज़्यादा कमाएगा? जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। तो इसी चीज़ के कंसेप्ट को उठाया था राउल प्रिफिज ने। इसकी जो मेन आइडिया थी वो थे कि जो अंडर डेवलप्ड है, जो डेवलप्ड नहीं है, पुअर कंट्रीज है, जो अभी प्रेफरी एसीए पर है, वो क्या है? वो कारण है जो डेवलपमेंट का इन रिच कंट्रीज, मतलब जो ट्रेड और ग्लोबलाइजेशन फेवर द रिच, मतलब इस चीज़ के फेवर में थी ये कि जो ट्रेड का जो फोकस है वो पुअर कंट्री का होना चाहिए, ना कि रिच जो कंट्री है वो, क्योंकि उनके पास रॉ मटेरियल है, उनको अपने जो रिसोर्सेज उनको अच्छे तरीके से यूज करना चाहिए। तो रिलीवेंस क्या है? एक्सपोर्टेड इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन आईसीएस पॉलिसीज के बारे में बताया है। इंडोजीनियस ग्रोथ न्यू ग्रोथ थ्योरी जो 1980 ऑनवर्ड्स में आई है, अब जो अब तक बात चलती है, और ये दी थी पाउल रोमर और रॉबर्ट लुकेस ने। तो मेन आइडिया क्या था? जो टेक्नोलॉजी इज एंडोजीनियस, मतलब टेक्नोलॉजी क्या है? एक एंडोजीनियस है जो इस सिस्टम के साथ रिलेटेड है। तो ग्रोथ क्या से आती है? ह्यूमन कैपिटल
से रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन से नॉलेज स्पिलओवर्स, मतलब जो नॉलेज का जो प्रभाव से जो रिलीवेंस क्या है इसका, जो पुअर कंट्रीज हैं वो डू नॉट ऑटोमेटिकली कैचअप, ये जो पुअर कंट्रीज है वो अपने आप कैचअप नहीं कर सकती। तो एजुकेशन, स्किल और इनोवेशन इकोसिस्टम ये सभी जरूरी होते हैं। तो कंक्लूजन क्या है, जो ग्रोथ है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसमें जियोग्राफी, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन, ग्लोबल इंटरेक्शन से भी जरूरी होते हैं। और इससे हमें जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है ग्रोथ का, उससे हमें लेसन मिलता है कि हमें कैसे इनोवेशन और एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, और हमें अपने ट्रेड को ओपन कैसे रखना चाहिए, और सोशल जस्टिस और सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात रखता है। और जो दृष्टिकोण है जैरेड डोमर का और सेवन कुजन का, इन्होंने हाईलाइट किया है कि हिस्ट्री हमें मदद करती है समझाने में और डिजाइन करने में एक बैलेंस डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारी टेलीग्राम लिंक है, उसको ज्वाइन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग्स एंड यू